अक्सर लोगों को पंचकर्म को लेकर बहुत सारी दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अक्सर लोग हमसे सोशल मीडिया पे भी या सामने सेंटर पे आने पे भी उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर पंचकर्म क्यों कराएं, पंचकर्म के क्या फ़ायदे हैं और क्या पंचकर्म में हम सावधानियाँ बरतें, उसके पहले क्या खाएँ, क्या न खाएँ, किन बातों का परहेज़ करें और क्या ये सचमुच हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। किस तरीके से पंचकर्म हमारे शरीर को, हमारे पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक और पूरे शरीर के लिए काम करता है। कैसे ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष को संतुलित कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि आखिर पंचकर्म हम क्यों कराएं। इसका सीधा सा सरल सा जवाब है कि जैसे व्यक्ति अपने शरीर को हमेशा चाहता है कि सही रहे, अच्छे से काम करे, हमारे सारे ऑर्गन, हमारे शरीर के जितने अंग हैं वो सब अच्छे से काम करते रहें, उसी तरीके से पंचकर्म भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। जब तक हम पंचकर्म का प्रयोग नहीं करेंगे हमारा शरीर अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि जैसे समय समय पे हम लोग अपनी गाड़ी की या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है उसकी समय समय पे सर्विस कराते हैं ताकि वो प्रोडक्ट हमारा ख़राब ना होने पाए। यदि हम सर्विस नहीं कराते हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट चले, लेकिन एक समय के बाद वो ख़राब हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर होता है कि पूरे शरीर में हमारे जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जितने भी हमारे हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, ब्लड है और जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी को ज़रूरत होती है सर्विसिंग की। यदि हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से एक समय बाद बहुत बड़ा लंबा खर्चा आ सकता है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट तक भी होना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम इन्हीं बातों का शुरू में ध्यान रख लें तो फिर हमें ये समस्याएं नहीं होती हैं। आइए अब अगली कड़ी की ओर चलते हैं कि कैसे पंचकर्म कराने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और किन किन बीमारियों में हम करा सकते हैं, किन बीमारियों में नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा क्या पंचकर्म हर कोई करा सकता है और हर परिस्थिति में करा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि यदि हम पंचकर्म लेते हैं तो पंचकर्म हमें एक दो नहीं बल्कि शरीर में बहुत सारे फायदे देता है। जो सबसे पहला फायदा और सर्वविदित है, जिसको कि आज के समय में हर कोई लगभग जानने लगा है, वो यह है कि पंचकर्म कराने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं वो विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। ये विषैले तत्व कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में भी विषैले तत्व हो सकते हैं, हमारी आंतों के अंदर भी विषैले तत्व हो सकते हैं, हमारी त्वचा में भी विषैले तत्व हो सकते हैं। ऐसे ही हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनके बीच में भी विषैले तत्व हो सकते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे विषैले तत्व हो सकते हैं और इन सबको निकालने की पंचकर्म में अलग अलग तकनीक है, अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग ढंग से हम इसको करते हैं। अभी जैसे एक साधारण सी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये अभ्यंग से पूर्व की प्रक्रिया है, जिसमें हम बॉडी की त्वचा से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम कुछ थेरेपी कर रहे हैं। इसमें ये एक विशेष प्रकार की धातु, जिसमें कई धातुओं का मिश्रण है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसको थेरेपी करने से पहले हम शरीर पे एक विशेष प्रकार का हमने औषधि युक्त तेल का लेप भी किया है। इसके मिश्रण से बॉडी के ऊपरी तल पे जो भी विषैले तत्व होंगे इसके माध्यम से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद की जो अगली प्रक्रिया होती है उसको हम अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग में हम एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ तेल, जिसमें लगभग 55 से 56 प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, उससे इस तेल को तैयार किया गया है। और तेल को भी विशेष प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया गया, यानी तेल को ज़्यादातर लोग पका के तैयार करते हैं, यानी जिन जिन तेलों का इस्तेमाल करना है और उसमें जो जड़ी बूटियाँ डालनी है उसको डाल के पकाते हैं। लेकिन हम लोग इसको एसेंशियल ऑयल से तैयार करते हैं, सिद्धा के प्रोसेस से, जिसमें तेल को हम लोग उसका अर्क निकालते हैं एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जिससे तेल के में सारी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता तो आ ही जाती है, लेकिन तेल में किसी भी प्रकार का मोटापन, चिकनाई या इस तरीके की कोई अशुद्धि नहीं आने पाती है। आप देख रहे होंगे ये तेल शरीर पे लगा है लेकिन कहीं से भी चिपचिपा या बहुत ज़्यादा इसकी गाढ़ी परत या इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसी वजह से ये तेल काफ़ी महंगे भी होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अभ्यंग की जो प्रक्रिया कर रहे हैं एक विशेष प्रकार से, अभी तो सबसे पहले हम इनकी बीच से हमने शुरू किया है रीढ़ की हड्डी के पास, कि किस तरीके से इसके चारों तरफ हम एक विशेष स्टेप के द्वारा, जिसमें हम सही पॉइंट पे सही ढंग से प्रेशर देके और सही तरीके से करते हैं कि जो अंदर मांसपेशियों के अंदर जो विषैले तत्व जमे हों ये धीरे धीरे करके बाहर निकल के आते हैं।
इतना ही नहीं, इसके साथ मांसपेशियाँ एक लंबे समय से जो एक निश्चित अवस्था में पड़ी होती हैं, उसमें एक स्टिफनेस आने लगती है, एक जकड़न आने लगती है और उसके जो सेल्स होते हैं, कई बार वो सेल्स डेड भी होने लगते हैं और सेल्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो उनको भी रिपेयरिंग का जो है काम एक प्रकार से इस तरीके से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे बॉडी तो पूरी तरीके से रिलैक्स होती ही होती है। आपको एक बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा आराम मिलता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। जब भी किसी के घर में कोई छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो आप देखते होंगे कि उसकी शुरुआत में मसाज दी जाती है। ये शुरू के जो 6 महीने उसको मसाज या मालिश दी जाती है, ये पूरे जीवन काल उसके काम आती है। उसकी मांसपेशियों के लिए, उसकी हड्डियों के लिए, उसकी त्वचा के लिए, सारी चीज़ों के लिए जीवन भर काम आती है। लेकिन हम बड़े होकर उसको लेना भूल जाते हैं, यही हमारी भूल होती है। और यदि हम नियमित अंतराल पे लेते रहे, जैसा कि हमारे पूर्वज पहले करते थे, वो देखते होंगे नहाने से पूर्व आधे घंटे की मालिश लेते थे, उसके बाद स्नान करते थे। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे आगे आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, इन सारी प्रक्रियाओं को भूलते गए। यही कारण है कि शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म लेना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है। इसके अलावा पंचकर्म में हम कई और भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जिसके माध्यम से बॉडी डिटॉक्स होती है। जैसे कि आयुर्वेद में सारी प्रक्रिया, सारी जांच, सारे दोष, सारे सब कुछ 3 चीज़ों से नापे जाते हैं। वो है वात, पित्त और कफ। यदि हम इन 3 दोषों पे ध्यान दें, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लें, तो हमारी सारी समस्याओं का हल आसानी के साथ इससे निकाला जा सकता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वात दोष क्या होता है, पित्त दोष क्या होता है, कफ दोष क्या होता है और कैसे इन तीनों को हम संतुलित करते हैं, और उसके लिए पंचकर्म में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और उससे हमें क्या लाभ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है पंचकर्म में और आयुर्वेद में भी होता है कि पित्त। कहा गया है कि अगर व्यक्ति का पाचन तंत्र सही हो तो लगभग सारे तंत्र और सारे अंग, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों की शुरुआत ही हमारे पेट से होती है। जब हमारा पेट सही से नहीं रहता, काम करता है, सही से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे करके जन्म लेना शुरू करती हैं। लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे पेट में केवल थोड़ी सी गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो साधारण सी बात है। या पेट सुबह एक बार में नहीं साफ हो रहा है, 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो साधारण सी बात है। या फिर उनको भूख अच्छे से नहीं लग रही है। लेकिन यही सब सभी बीमारियों की जड़ है, सारी बीमारियों की समस्या है। धीरे धीरे यही समस्याएं बढ़ती जाती है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। इसके बाद जो पाचन तंत्र खराब होने के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई अंग प्रभावित होता है तो होता है लीवर। हमारा लीवर एंजाइम बनाना कम बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसके कारण हमको भूख कम लगती है। बॉडी में जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं, क्योंकि ताकत हमेशा खाना खाने से नहीं आती है, हमेशा खाना को पचाने से आती है। हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, अच्छे अच्छे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल युक्त चीज़ें खा लें, लेकिन यदि हमारा शरीर उनको पचा ही नहीं पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से पित्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पित्त के लिए हम आयुर्वेद में और पंचकर्म में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से होती है नाभि बस्ती। आपको बता दें कि जो नाभि का हिस्सा होता है, वो नाभि सभी जो शरीर की हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, वो सभी उससे जुड़ी होती हैं। उसमें हम एक विशेष प्रकार का औषधि युक्त तेल, जो कि हम अपने खुद के इन हाउस जो है उसको तैयार करते हैं, और उससे हम एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से एक मसाज करते हैं और जो धरण होती है, नाभि होती है, उसको सही जगह पे एडजस्ट भी करते हैं। इसके अलावा चारों तरफ एक सर्कल घेरा बना के उसमें उस तेल को कुछ देर तक एक फिक्स टेम्परेचर पे भी रखते हैं, तो जिससे वो नाड़ी के माध्यम से हमारे पित्त में अवशोषित होकर उसके लाभों को मिलता है। नाभि बस्ती के बाद जो दी जाती है होती है बस्ती, जिसको हम अनुवाशन या निरोग बस्ती भी कहते हैं, जिसमें हम एक विशेष प्रकार के औषधियों का युक्त क्वाथ या काढ़ा तैयार करते हैं और उसको गुदाद्वार के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिससे शरीर के आंतों में जितना भी मल जमा होता है, जितना अपशिष्ट जमा होता है लंबे समय से, वो सभी साफ करके वो जो है बाहर निकल जाता है और व्यक्ति पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरीके से पित्त के लिए ये 2 प्रमुख चीज़ें हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, विरेचन हो गया या ऐसी कई बहुत सारी पंचकर्म में बहुत सारी हम पूर्व कर्म और पश्चात कर्म मिला के बहुत सारी ऐसी थेरेपीज करते हैं, जिससे हमारा पित्त नियंत्रित होता है। इसके अलावा पंचकर्म में हम दूसरा जो प्रमुख रूप आता है वो आता है वात। अभी जैसे हम अभ्यंग दे रहे हैं, ये अभ्यंग भी वात के लिए दिया जाता है, जिसमें हम अभी सर्वांग अभ्यंग हो रहा है, जिसमें हम इनके पैरों के तलवे से लेके
हाथों में, इनके पीठ में और सभी जगह पे जो है मसाज दे रहे हैं एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया सर्वांग अभ्यंग कहलाती है और ये पूरे वात दोष को संतुलित करती है। वैसे भी आयुर्वेद में जो है कहा गया है कि मालिश से आपका जो है पूरी तरीके से वात शांत होता है। तो मालिश व्यक्ति को समय समय पर कराते रहना चाहिए। यदि आप किसी पंचकर्मा सेंटर या किसी योग थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो साधारण तरीके से भी आप कोई भी तेल, आपको साधारण सा जो घर में तेल मिल जाए उसको नहाने से 1 घंटे पूर्व, आधे घंटे पूर्व अच्छे से अगर शरीर में पूरे रगड़ रगड़ के मालिश कर लेंगे तो भी आपको बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं और आपका वात दोष काफ़ी शांत होता है। इसके अलावा वात को शांत करने के लिए हमारे यहाँ जैसे कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, इस तरीके की और भी बहुत सारी कई थेरेपियाँ, कपिंग थेरेपी, कई सारी थेरेपीज हम लोग कराते हैं जिससे कि जो है वात दोष शांत होता है। अब आते हैं कफ दोष पे। कफ दोष, अब जैसे कि अभी मौसम भी बदल रहा है, ऐसे मौसम में हमेशा जब भी मौसम बदलता है तो कफ दोष भी निश्चित रूप से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो कफ दोष को शांत करने के लिए भी बहुत सारी थेरेपी की जाती है जिसमें प्रमुख रूप से हम नश्यम कराते हैं। नाक में एक विशेष प्रकार से कई प्रकार की औषधियों का युक्त तेल डालते हैं, एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसको कराते हैं। उससे पहले भी स्टीम वगैरह दे के हम उसको कराते हैं। तो इस तरीके से नश्यम देते हैं। फिर हृदय बस्ती और भी बहुत सारी इस तरीके की थेरेपी करते हैं। तो इस तरीके से पंचकर्म, ये सारी चीज़ें करने से हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोष तो शांत होते ही होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। दरअसल हमारे शरीर में 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक हो गया आपका लीवर और दूसरा हो गया किडनी। और हम कोई भी उलूल जुलूल गलत चीज़ अगर खा ले रहे हैं जिसमें कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या बहुत हाई ऐसा कुछ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी चीज़ है जिसके खाने से हमारे जो है शरीर में कुछ भी इस तरीके का जो है अवरोध उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले हमारे इन्हीं दोनों अंगों पे ही असर डालता है। या तो हमारे लीवर को प्रभावित करेगा या तो हमारे किडनी को प्रभावित करेगा। अब इसको लोग कैसे, होता है ना कि हम तो इन विषयों पे काम कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति कैसे इसको समझ सकता है, कैसे जान सकता है, कैसे जाने कि हमने कुछ भी चीज़ खा ली है और उसके खान पान से हमारे इन 2 अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसको कैसे समझ जाएं। तो बहुत बेहद सरल सा तरीका है कि आप अपने लीवर और किडनी क्या आपकी अफेक्टेड है, क्या प्रभावित है, इसको कैसे जान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान दें कि आपके खाने में परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। आपकी भूख निश्चित रूप से कम होने लगी होगी, या तो फिर आपको ऐसी चीज़ों को खाने का कम मन करेगा जो साधारण सी चीज़ें हैं, जैसे फल हो गया या फिर सब्जियां हो गई, सादी सब्जियां हो गई या साधारण खाने हो गए, ये आपको कम हितकारी लगेंगे, कम पसंद आएंगे। तो समझ जाइए कि आपका लीवर निश्चित रूप से जो है प्रभावित हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है। दूसरा, आप अपनी ध्यान रखें यूरिन को, अपनी पेशाब को, कि क्या हमारी पेशाब सही तरीके से पास हो रही है, उसका कलर कैसा है, साधारण कलर है या उसमें पीलापन ज़्यादा आ रहा है। दूसरी बात ये कि उसमें हो सकता है थोड़ी सी जलन हो सकती है, रुक रुक के पेशाब हो सकती है या जल्दी जल्दी हो सकती है। इस तरीके के कोई भी परिवर्तन आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि आपकी लीवर, किडनी में असर आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आपको कोई भी काम करने में आलस महसूस हो रहा है, नींद देर से खुल रही है, तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई एक अंग निश्चित रूप से आपका प्रभावित हुआ है। तो आपको ये साधारण सी चीज़ है कि आप जिसको समझ सकते हैं कि मेरा लीवर या मेरा किडनी प्रभावित है या नहीं है। इसके अलावा शरीर में और भी बहुत सारे अंग हैं जो कि जब भी हम पंचकर्म क्रिया कराते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र से लेके और जितनी हमारी ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियों को भी इनसे लाभ मिलता है और सभी को एक प्रकार से पुनर्जीवन मिलता है। जब उनको पुनर्जीवन मिलता है तो क्या होती है, हमारी सारे अंगों की जो जीवन शैली है वो बढ़ती चली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पूरा हमारा शरीर अगर आप देखेंगे, चाहे कुछ भी इसके अंदर हो, सब कुछ सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। जब हम कोई भी पंचकर्म की थेरेपी कराते हैं तो हमेशा कोई भी प्रधान कर्म देने से पहले हम लोग स्नेहन देते हैं। स्नेहन में ऐसी चीज़ करते हैं जिससे शरीर हमारा शिथिल हो, जिसके इसमें जितने भी स्वेद मेद हो ये सब बाहर निकल जाएं। तो ये सब कराने के बाद हम इनको फुल बॉडी स्टीम देते हैं, यानी पूरे उसमें जो है स्वेदन देते हैं एक स्टीम चेम्बर में बैठा के। तो जितना भी स्वेद मेद निकला होता है वो उससे बाहर निकल के शरीर पूरा हल्का हो जाता है, जितने रोम छिद्र हैं इससे निकल जाते हैं और कोशिकाएँ हमारी नवजीवन पाती हैं। तो जैसे हमारी उम्र और हमारी काम करने की क्षमता सब कुछ हमारे कोशिकाओं पे निर्भर करती है। हम इन प्रक्रियाओं को लेते रहेंगे तो बहुत कुछ हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं और हमारी कोशिकाओं को हमेशा सदैव नया नवजीवन दे सकते हैं। हमारी सारी उम्र ही सब कुछ इसी पर निर्भर करती है। कभी कभी आपने देखा होगा
कि कोई व्यक्ति 50-60 साल का है लेकिन दिखने में वो 30-35 साल 40 साल का लगता है, 25 साल का लगता है। क्यों? हमारी कोशिकाओं के कारण। वहीं पे कई बार ऐसा होता है कोई 15-20 साल का ही है लेकिन दिखने में 35 या 40 साल का लगता है। तो अपनी कोशिकाओं को हम कैसा कर लेते हैं उसी के कारण होता है। तो हमारी पूरी कोशिकाओं को एक पंचकर्म की जो भी हम क्रियाएं करते हैं उससे एक नया जीवन मिलता है। तो इस प्रकार से जो हम बता रहे थे कि पंचकर्म के क्या क्या लाभ मिलते हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी कोशिकाओं को लाभ मिल जाता है। इसके अलावा हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, हमारे रक्त, ये सारे जितना भी इसमें दूसरी चीज़ें हट के फिल्ट्रेट होके वो सब अच्छी होती चली जाती हैं। इसके अलावा जब हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें दूर होती हैं, यानी बॉडी हमारी डिटॉक्स हुई और इन सबको अच्छा लुब्रिकेशन मिला, तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर का जो ऊर्जा है, जो इम्यूनिटी है, वो क्या होगी, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, यानी हमारी काम करने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और किसी भी बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, पंचकर्म केवल शरीर पे नहीं काम करता है। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसिंग कराते हैं तो केवल वही काम करता है, लेकिन पंचकर्म यहाँ पे इससे अलग है। शरीर तो हमारा सर्विस हो ही जाता है, सर्विस की परफॉर्मेंस तो शरीर की बढ़ ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मन और हमारी आत्मा, इसमें भी बहुत बड़ा सुधार आता है, क्योंकि बीमारी जितनी शरीर से होती है उतनी ही ज़्यादा मन से होती है। और आजकल के समय में सबसे ज़्यादा ये समस्या मन में बढ़ी हुई है। तो जब भी हम पंचकर्म लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी पूरी जो इंद्रियां हैं वो एकाग्र होती हैं, हमारा श्वसन तंत्र एकदम सेंट्रलाइज होता है और हमारी तनाव हमारे अंदर का दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, अनिद्रा दूर होती है और हम किसी भी नकारात्मक सोच से बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन, एस्ट्रोजन है, ये सब बढ़ता है, तो हमारे अंदर खुशी आती है, प्रसन्नता आती है और हर काम को करने में हमें अच्छे लगने लगता है। क्योंकि आज के युवाओं को मैं अक्सर जब काउंसलिंग करता हूँ तो देखता हूँ तो उनके अंदर एक कॉमन सी समस्या है कि मात्र इतनी कम उम्र में ही वो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका किसी काम करने में मन नहीं लगता है, नींद उनको अच्छे से नहीं आती है। तो यदि आप पंचकर्म लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से आपको लाभ मिलता है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं कुछ एक छोटी मोटी चीज़ों के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि पंचकर्म के दौरान क्या क्या हम सावधानियां रखें और कौन सी बातों का ख्याल रखें कि जिससे हम अपने शरीर में जब भी पंचकर्म कराएं तो हमको अच्छे से इसका लाभ मिले। ध्यान देने की बात यह है कि यदि आपको पंचकर्म जब भी कराना हो, कोशिश करें कि भोजन में काफ़ी अंतराल हो, कम से कम 2 से 3 घंटे का भोजन में अंतराल होना चाहिए और इस दौरान जब तक आप पंचकर्म ले रहे हैं भोजन आपका काफ़ी हल्का और सुपाच्य और भूख से थोड़ा सा कम मात्रा में लेना चाहिए। ऐसा कराएंगे तो आपको पंचकर्म के ज़्यादा लाभ आपको मिलते हैं। दूसरा कि यदि आपके शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या यदि आप बुखार में हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक पंचकर्म आप न कराएं। वहीं पर महिलाएं, यदि उनका मासिक धर्म चल रहा हो तो उस दौरान, या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को बता के उनके लिए कुछ अलग थेरेपीज हैं उनको दी जाती है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान उनको पंचकर्म से बचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो बाकी समय में हर कोई व्यक्ति हर प्रकार से आसानी के साथ पंचकर्म करा सकता है। इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, अपितु आपको इससे लाभ ही लाभ मिलेंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।